करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन हो गया था। अब पढ़ना क्या है, नोडल में क्योंकि सवाल आता है तो नोडल से पूछा जाता है। करने को केवीएल से भी कर सकते हैं, मगर वो क्या हो जाएगा, फिर वो ज्यादा मजा देने लगेगा, इसलिए नोडल से लगाएंगे। इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस इसमें क्या होता है, कोई सर्किट लेते हैं तो ये जो अप्लाई होता है, ये जो सारी चीजें अप्लाई होगी वो किस पे होगा, किसी जंक्शन पे अप्लाई होता है। पहला सवाल ये पूछेगा मतलब जो नोडल होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है, तो किसी नोड को देखकर या किसी जंक्शन को देखकर उस पर लगाया जाता है। ठीक है, किसी सर्किट में होगा, इसमें नहीं। R2 है और R1 है। तो अब ये बताइए इसमें नोड कहाँ है, इसमें नोड कहाँ है। हमको पता है कि जहाँ पे भी दो या दो से अधिक ब्रांच आके मिलते हैं उसको नोड बोलते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ये हमारा नोड हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए बहुत सारे हैं। इसको चाहो तो केवीएल लगा कर भी करो, मगर वो क्या होता है माइनस प्लस में ज्यादा लंबा पड़ जाता है, छाम हो जाता है। केवीएल लगाना पता है ना कि बीच मतलब जितना वोल्टेज जो आप पूरा माइनस लेके चलो, वोल्टेज को प्लस लेके चलो, तो ज्यादा लंबा हो जाता है। माइनस प्लस में हुआ नहीं, कहानी बराबर। इसमें क्या होता है, आप एक समीकरण बनाओ और सारी वैल्यू का आंसर पाओ। यानी पूछ देगा, मान लीजिए कि इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2 बह रही है और इसमें धारा I3 बह रही है। तो एक समीकरण बनाइए, I1 में भी धारा निकलेगा, I2 में भी निकलेगा और I3 में भी निकलेगा, किसी में भी निकल सकता है। मगर शर्त क्या क्या चीजें उसको याद रखना पड़ेगा। अगर धारा की दिशा नहीं दी है तो अपने हिसाब से मान लीजिए, अगर दे दी है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, ये कहानी। अच्छा, ये जो नोड है इसको हमको क्या मानना है कि सबसे उच्च वोल्टेज यहीं पे V मान लेते हैं, V वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, ये कहानी। अब ये नोड है तो हम बोलेंगे एट नोड, यानी नोड पर। हमको पता है कि नोड पे क्या होता है, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो आने वाली धारा कितनी है, तब जाने वाला है, आने वाला एक भी नहीं है। यानी पहले आने वाली धारा 0 है और जाने वाली धारा I1 I2 प्लस I3। ठीक है, अच्छा हमको ये बताइए, ये जो धारा बह रही है I3 को क्या होगा, V/R होगा ना, I बराबर V/R होता है। तो जितना विभवांतर होगा उतना ही ज्यादा करंट बह रहा होगा ना। हमको बार बार बोलते हैं कि विभवांतर होगा तभी धारा बहेगी, नहीं तो वैसे कभी नहीं बह सकती। तो विभवांतर यानी उच्च वोल्टेज माइनस निम्न वोल्टेज, और ये वाला जो है तो उच्च वोल्टेज हमारा कितना है, V है। निम्न वोल्टेज प्लस लगाए कि माइनस, इसके लिए माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि धारा से चले तो पहले प्लस मिल गया है, तो प्लस मिलता है तो माइनस लगाते हैं, माइनस V1 कर दिए प्लस V। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, उनको छोड़ देते हैं, ये देखते हैं V/R2 पीछे ही R1 हो जाएगा, R2 ना कद्रू से भाग देते हैं ना। I3 का मान कितना हो जाएगा, V माइनस, सही है। अब यहाँ से B का मान निकल जाएगा आपका, सॉरी हम ये क्या करते हैं, ये 0 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये हमारा क्या है I3 का मान, ये जो धारा है I3 का मान यहाँ निकलेगा। ये किसका मान है, I1 का मान है, और ये किसका मान है, I2। यहाँ से जो B का मान निकलेगा, अब चाहे तो आप किसी में भी रख लेंगे, आराम से निकल जाएगा। अच्छा, ये समझ में आया। यानी हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये V माइनस V2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये हमारी क्या होती है
नोडल में चलता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें केवल एक चीज याद रखने की जरूरत है, क्या कि ये करंट का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये वोल्टेज वाला, क्योंकि बहुत बार गलत होता है, हमेशा माइनस माइनस चलते हैं और कभी कभी ये उल्टा कर देगा। तो अगर ये उल्टा कर दिया अब यहाँ पे क्या लगेगा आप बताइए। अब प्लस तो पहले माइनस साइन मिल रहा है, सॉरी माइनस टर्मिनल मिल रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमारे क्या होते हैं, नोडल होते हैं। ठीक है, इसमें सवाल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लगता है। ठीक है, और गलत होने के चांसेस ना के बराबर। अब अच्छा, इसमें आप केसीएल लगाएंगे तो 75 तो समीकरण बनेगा। ठीक है, तो वो बताएगा ना, इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं गलत होने के। अच्छा, रख के दिखा है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, 4 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। आपसे पूछा क्या है, हमको I2 का मान बताओ, इसमें शाखा में धारा पूछा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, ये दिया था दिशा और ये जो दिशा नहीं दिया था, तो जो दिया तो उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, मगर जो नहीं दिया उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या, I3 और इसको I1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता है जब तक क्या होती है आने वाली धारा जाने वाली बराबर, तो कभी निकलने वाली है, आने वाली कोई है नहीं। अच्छा, अब वो चाहे तो इसमें वैल्यू रख सकते हैं। V का मान तो अभी फिलहाल पता नहीं है, मगर V1 का मान पता चल गया, कितना है, V1 का मान कितना है, ये V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज है। तो V1 का मान कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया ना, और प्रतिरोध कितना हो गया, शाखा में 1 ही उनका प्रतिरोध है, 1 ही। ये V नहीं पता था, मगर R2 का मान पता है, कितना है, I2 में तो 2, ये है ना 4 है ना, यही वाला है ना कि V1 में 0 किए थे। इसमें देखिए, अरे यार ये वाला इसमें डिफरेंस किए केवल पर कुछ लगेगा ना, तो वो तो इसमें लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपके लिमिट कितना हो जाएगा, 2B - 8 हो जाएगा, प्लस B हो जाएगा, सही है, 2B - 12 गलत हो गया, सही है ना, ये तो आएगा, खत्म हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, 2 2 4 5, ठीक है, 5B, ये कितना हो जाएगा, यही है, 20 बराबर कितना हो गया, 5B, यानी V का मान हमारा कितना निकल के आया, 4 वोल्ट निकाला। किसका मान निकालना था, I2 का मान निकालना था ना। चलिए, जब I2 का मान निकालना था तो I2 वाले में रखना पड़ेगा, तो V का मान कितना दिया, 4 - 6/2, यानी -2/2। फिर माइनस माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस वाला क्या रहा है, हाँ, धारा की दिशा आपको ऐसे नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसे लेनी चाहिए थी। ठीक है, जाने वाली धारा नहीं, आने वाली धारा होनी चाहिए, बस यही अंतर था और कुछ नहीं। सही है, हो गया। चलो, अब आगे हमारा क्या है, इसको उठा देते हैं। देखिए, थेवेनिन थ्योरम का कुछ और मकसद नहीं था। थेवेनिन थ्योरम का केवल एक मकसद था
वो ये कहना चाह रहा था ना कि जब ज्यादा संजीदा यानी ज्यादा पेचीदा अगर कोई परिपथ दे दिया तो उसको सिंपल बना के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थेवेनिन का मतलब केवल यही था कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो कैसे निकलेगा। ठीक है, और थेवेनिन का प्रयोग हम केवल किसी परिपथ में वोल्टेज निकालने के लिए पता करते हैं। ठीक है, किसी शाखा का वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा उसके लिए पता करते हैं। ये सारी चीज लिखी गई होंगी। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये ऐसे बन गए, ये R है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो जब ऐसा इजी सवाल है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हार्ड वाले में पूछ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैसा सवाल है, इजी सवाल है। ठीक है, चंदन पीली लगा है। अब देखिए थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, अभी कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आपसे ये पूछेगा कि ये बता कि R5 जो है, ये जो R5 है, R5 में वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है, ऐसे पूछेगा। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप किसी शाखा में किसी में R2 भी पूछ सकता है, R1 भी पूछेगा, किसी भी एक में पूछेगा तो बताओ कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है, यानी V बराबर IR कितना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थेवेनिन में जिसमें पूछता है उसको क्या कर देते हैं, सर्किट से हटा देते हैं। अब देखिए जब इसको हटा देंगे तो कैसा कुछ दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। छोटा बना देंगे बस, केवल R5 को ना हटाएंगे। हाँ बस R5 को हटाएंगे, अलग हटा देंगे। ये R5 हटा दिए, सही है, यानी R5 क्या हो गया हमारा, ओपन हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको ना, यहाँ से पहले क्या निकालना पड़ेगा, आरटीएस निकालना पड़ेगा। ठीक है, आरटीएस मतलब क्या बोलते हैं, तुल्यांक प्रतिरोध किसमें, थेवेनिन थ्योरम का। इसके लिए क्या करते हैं, हमको ये बताइए वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य क्या अनंत, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो शून्य यानी शॉर्ट सर्किट होना है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब देखिए क्या है, अभी आसानी से निकल सकता है, क्या निकलेगा कि सर ये हमारा जो है समानांतर में है, ये जो आपस में कहते हैं समानांतर में, ये जो दो समानांतर है, ये तीनों देखिए ये दोनों समानांतर में है ना, इसको सॉल्व किए तो क्या निकल कर आएगा, तो ये प्रतिरोध निकल कर आएगा, और वो प्रतिरोध मान लीजिए, ये मान लीजिए। अब ये तीनों आपस में कहते हैं श्रेणी में है, श्रेणी में ना। अब ये जो श्रेणी में सॉल्व हुआ, इसका कोई एक मान निकलेगा तो किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ समानांतर में हो जाएगा। तो ऐसे करके आसानी से आरटीएस का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आरटीएस ज्ञात करते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, बीटीएस। आपको अधिकतर क्या पूछता है, आरटीएस ही पूछता है। तो जब आरटीएस पूछता है तो क्या करना पड़ता है, जितने भी वोल्टेज स्रोत होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, यानी इसको बार बार इसको हटा के बंद कर, इसको बंद कर। और अगर करंट सोर्स होते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो करंट सोर्स होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, इसको बताए हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये सब दो चीजें हैं, इसका प्रयोग करके हम आरटीएस और बीटीएस का मान निकाल लेते हैं। अब ये नहीं पूछेगा क्या आपसे, ये बताओ इसका तुल्यांक जो परिपथ बनता है वो कैसा बनता है। इसका तुल्यांक परिपथ जो बनता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है ऐसे, उसके साथ एक वोल्टेज ड्रॉप ऐसे बनता है, ये बना होगा आपके पास में, इसी को क्या बोलते हैं, हाँ इसी को बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। ठीक है, हमारा आर इंटरनल हो जाता है और ये भी हो जाता है, इसी को बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। बना होगा आपने, बनाया ना, ये करके श्रेणी में लगा हुआ, इसी को बोलते हैं थेवेनिन परिपथ या थेवेनिन सर्किट बोर्ड। सही है, ये ऐसे बन जाता है। सही है। अब अगली कहानी है
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के, मतलब किसी सर्किट, कोई सर्किट अधिकतम पावर कब दे सकता है, अधिकतम पावर कब दे सकता है। अच्छा, कोई भी चीज है, हम सर्किट से यही चाहेंगे कि भाई तुम 10 वोल्ट हो, तुम 10 का 10 वोल्ट तो नहीं दे सकते, मगर इतना जरूर देना जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी हो, ठीक है। मतलब अपने इच्छा अनुसार एकदम अधिकतम मान देना भाई, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर स्थानांतरण प्रमेय, ठीक है। ये कहानी है। अच्छा, किसी को शादी में मदद करें पैसा देकर, तो आपकी कैपेबिलिटी इतनी है कि आप क्या कर सकते हैं, अकेले को शादी करा सकते हैं, मगर आप कितना दिए, 1 लाख दे दिए, 1.5 लाख दे दिए, ये दे दिए ना, और बोल भी देंगे कि इसके ऊपर ना हो पाएंगे। हालांकि आपकी इतनी औकात है कि चाहे तो अकेले 3 लोग की शादी करा सकते हैं। तो वही चीज है कि अपनी कैपेबिलिटी के साथ तुम अधिकतम मान जो भी दो, वही क्या कहलाती है, मैक्सिमम पावर कहलाती है, ठीक है। ये कहानी है। आपको 20 दिन बहुत तेज होना है, आपको 20 दिन बहुत तेज होना है, रेडी करने आना है क्लास ना। सोचे इसी में नंबर बनाई है। थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई पे हाथ वर्क नहीं जाता, तो आपको प्रैक्टिस खूब करें, जितना करेंगे उतना सही होगा। देखिए, ये बैटरी लगाए थे, बैटरी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई लगाने नहीं जाता प्रतिरोध। और ये मान लीजिए एक बल्ब है, तो बल्ब का भी कुछ प्रतिरोध होगा, हाँ। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है और ये जो लोड वाला प्रतिरोध है, और ये वोल्टेज तो दिए ही है, तो जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है वो लोड वाला प्रतिरोध, बल्ब चल रहा है, फैन चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाता है, यानी उस समय क्या होगी, अधिकतम दक्षता ही बैटरी दे रही होगी। तो अब वो अधिकतम दक्षता का मतलब ये नहीं कि 100% देगा, उसकी 80% दक्षता है अधिकतम देने की, तो वही दे रहा है, मगर एकदम अधिकतम दे रहा है, सही है। ये कहानी कहलाती है। और निकालने का तरीका क्या होता है, P मैक्स बराबर अधिकतम पावर V TH स्क्वायर अपॉन 4RTH, थर्मिन वाला RTH निकाल लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं। उनको पता है कि P बराबर क्या होता है, V/R ही होता है ना, V/R होता है ना P बराबर, तो 20/R पर V होगा अधिकतम पावर। भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4 के बदला कर लेंगे और कुछ नहीं। ऊपर वाली कहानी यही है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, सही है। बस ये है आपका डीसी सर्किट से कल भी चला था और आज भी। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, चुंबक पर, चुंबक क्या बोलते हैं, ये बहुत समय है चुंबक। अभी आ जाएगा तो छोटा सा भाग जाएंगे, अब 1 आध महीना में गायब हो जाएंगे सर, तो के अंडरग्राउंड होने के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। मतलब हाइड्रोजन में बारे ना उसका जब फ्यूज जाते हैं उसी। चलिए अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी वैद्युत चुंबक। और इसका सब लोग जो नाभिक थे इसका उपयोग करते थे दिशा देखने के लिए।
हमेशा ही उत्तर पूर्व का तो नेगेटिव कंपास होता है। आप जंगल में खो जाएंगे तो बेयर ग्रिल्स का देखिए हमेशा लेके घूमता रहता है। और उसके बाद जो कि इसका सूत्र होता है ग्लैडस्टोन का Fe3O4 को 5 का सेंट होता है। Fe3O4 होता है। हाँ। लोडस्टोन। हाँ, ठीक है। तो देखिए चुंबक क्या होता है कि किसी मटेरियल का वह गुण, किसी मटेरियल का वह गुण, किसी मटेरियल धीमे धीमे आएगा। किसी में देखिए होता क्या है, किसी मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय बल उत्पन्न करे, ठीक है, या अपने से प्रवाहित करे, इसे क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबक बोलते हैं। ठीक है, चुंबक उसी को बोलते हैं जिसमें चुंबकीय गुण हो। ठीक है, जो चुंबकीय बल उत्पन्न करे वो चुंबक हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी मटेरियल जिसके अंदर से क्या हो, चुंबकीय फ्लक्स निकलती हो, कहिए ना, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। टेस्ला वेबर वाली कहानी, तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर से चुंबकीय फ्लक्स निकलती है उसे क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। ठीक है, अब ये पता होगा कि चुंबक से क्या निकल रही है, चुंबकीय फ्लक्स निकल रही है। ये भी बात हमें पता होना चाहिए कि चुंबक के चारों ओर क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स होती है। ठीक है, समान रूप से निकलती है ना। चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर क्या निकलेगी? हमारी चुंबकीय फ्लक्स निकलती है। ठीक है, और समान रूप से निकलती है। सही है ना? ठीक है, चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, कौन कौन से? N और S, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर नॉर्मली हम एक मैग्नेट को लेके चलते हैं जिसको बोलते हैं बार मैग्नेट, क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। ये बार मैग्नेट बोलते हैं, N और S। तो हमारी जो चुंबकीय फ्लक्स होती है वो किधर से किधर निकलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर से निकलती है। अंदर से साउथ से नहीं, नॉर्थ से साउथ बाहर से निकली है, मगर जब अंदर आएगी देखिए पहले ऐसे गई घूम के, फिर ये ऐसे आएगी ना, ये भी गई घूम के ऐसे आएगी। यानी चुंबक के अंदर क्या होती है? साउथ से नॉर्थ होती है, मगर बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। ये कहानी चलती है। ठीक है, ये जो चुंबकीय लाइन होती है वो हमेशा N से निकलती है और S से अंदर, S में अंदर जाती है। मगर याद रखिएगा, चाहे जितनी हजारों हो जाए लाइन, चाहे करोड़ों लाइन हो जाए, ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटेगा। ये इसके क्या है? नियम है। पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स से कौन सा गुण नहीं होता है, तो 4 को 3 को दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा। तो इसका एक गुण है कि ये क्या होता है, हमेशा N से S की तरफ निकलता है, और ये सीधी नहीं होती है, हमेशा वक्र में निकलता है। वक्र में निकला है ना। दूसरी कहानी, ये पोल के पास क्या होती है? ज्यादा घना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, प्लस कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को। सही है, और ये वक्र होता है, अभी बताई दी। ये कहानी थी चुंबक के फ्लक्स के गुणों की। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? फ्लक्स की बात करें तो वेबर होती है। दिखाते किससे हैं? पाई से दिखाते हैं। इकाई क्या होती है? वेबर। कभी कभी WB भी लिखा रहेगा आपको। ठीक है, वेबर कहते हैं। सही है, चलिए। तो चुंबकीय फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें का चुंबकीय बल का अनुभव हो। हाँ, यानी एक चुंबक बनाए, ये N वाला, तो N से तो फ्लक्स निकलता है ना, N से फ्लक्स निकाल दिए, तो इसका यानी एरिया कितना बड़ा हो गया? कितना बड़ा हो गया। अब इसमें कोई दूसरा N वाला आएगा तो आकर्षित होगा कि विकर्षित? अगर मान लीजिए इसमें कोई दूसरा N बोल आएगा तो इसको आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा? विकर्षित करेगा। मगर वो विकर्षित कब होगा? कि जब इसके इलाके में घुसेगा तब ना। क्योंकि दो फिगर दिए रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं समझ में आता है कि जैसे जैसे पास लेके आते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना औकात दिखाने स्टार्ट करता है। यानी धीरे धीरे आप उसके चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं।
तो वही चीज है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबक का वह एरिया जिसके अंदर कोई अन्य चुंबक आने पे उस पे आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव लगता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और चुंबकीय फील्ड लाइन किसको बोलते हैं? फील्ड लाइन। हाँ, चुंबकीय फील्ड लाइन। देखो ये फील्ड था ना, ये लाइन बनाए थे, ये एक काल्पनिक रेखा है जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो भाई तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स जो निकला है, देखो यहीं तक निकला है, तो तुम्हारी क्या होगी, फील्ड यहीं तक होगी। हालांकि आपको कभी प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो चुंबक का कभी अच्छा जो चिपका रहे थे आपको दिख रहा है क्या कि कितने दूर तक लाइन फैली है? नहीं, वो तो काल्पनिक हम पेपर में दिखाते हैं ना, वास्तविक रूप से दो चुंबक रखी, एक स्पीकर का एक चुंबक रखी है, तो आपको दिख रहा है क्या कि इतने दूर तक भाई लाइन फैला हुआ है, इसके अंदर नहीं ले जाना। तो एक काल्पनिक रेखा होती है जो ये बताता है कि कितने दूर तक हमारे चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ी हुई है या बढ़ने वाली है। कोई दिक्कत है? ये कहलाती है चुंबकीय फील्ड लाइन। ऐसा भी दूर का चुंबक लिया स्पीकर वाला सीधा है, इतना का दूर वाला भी खींचे लगे बीच में सेंटीमीटर रख दे तो नहीं पता चल जाएगा कितना दूरी है इसका। तो आप जब अनुभव किए हैं, हाँ, अब आप सेंटीमीटर रखें, ठीक है, तो वो तो काल्पनिक रेखा थी आपको दिख रही है? नहीं रही है ना, आपको दिख रहा है कि मैंने इतनी लंबी वेट वहां तक लाइन गई है, वहीं तक है, वहीं तक है, ऐसा नहीं दिखता है ना। थोड़ा पास लाते हैं, दूर करते हैं, तब अनुभव करते हैं अच्छा कितना दूर तक हो सकता है, वो दिखता है तो रखने की क्या जरूरत थी? तो आपको मैग्नेट रखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर दिखता तो। आप क्यों ऐसे करके उसको मिलाते कि अच्छा हाँ चक्का तो वो चीज वाली बात है। ठीक है, अब चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल एक ऐसा बल, एक ऐसा बल जिसका प्रयोग चुंबक किसी पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करने के लिए करता है, भाई चुंबकीय बल कहलाता है ना, उसको चुंबकीय बल कहते हैं। सही है, ये कहानी है।